हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। मैंने आपको उत्तर प्रदेश सिविल जज का 2018 वाला पेपर करवाया था। उसमें मैंने आपको 3 सब्जेक्ट करवा दिए थे। आज हम आगे क्वेश्चन करेंगे। 65 तक क्वेश्चन हो गए थे, 66 से आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट तक देखना इनको। एक एक क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो 66 का क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों का अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुआ था। संविधान पर जो है, संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से कब इसमें सिग्नेचर किए थे, कौन सी डेट को सिग्नेचर किए थे। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ये होगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950 को। इसमें 24 जनवरी 1950 को फाइनली सिग्नेचर किए थे, लेकिन इससे पहले ना 26 नवंबर 1949 को जो है सिग्नेचर किए जा चुके थे उस पर, लेकिन फाइनली अंतिम रूप से जो किए थे ना वो 24 जनवरी 1950 को किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान दिया गया है। तो किस सेक्शन में, सॉरी किस आर्टिकल में है ये कि भारत का संविधान शब्द का प्रयोग किस में किया गया है? तो ये है 393 के अंतर्गत। इस संविधान का जो संक्षिप्त नाम है वो भारत का संविधान होगा, ये 393 के अंतर्गत बताया गया है। अगला है शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। इसमें से किस आर्टिकल के तहत ये बताया गया है कि जो शिक्षण संस्थान है उसमें एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलेगा, जो उनमें पद हैं। तो ये बताया गया है संविधान के आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है निम्नलिखित में से किसके विषय में न्यायमूर्ति गजेंद्र गणकर ने यह कहा था कि यह हमारे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रजातांत्रिक रूप का आधार और आधार स्तंभ है। ये किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? तो यहाँ बात हो रही है मूल अधिकारों के बारे में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला पेपर है न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी। ये सेनानिवृत्त थे सेना के। तो बनाम भारत संघ 2017 का वाद है ये। इसमें जो फैसला लिया था वो कितने न्यायाधीशों ने मिलकर इसमें फैसला लिया था, मतलब कितने न्यायाधीशों की इसमें ये पीठ के द्वारा निर्णय लिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये है ऑप्शन ए, 9 न्यायमूर्ति की पीठ के द्वारा। ये वाला क्वेश्चन अभी उत्तराखंड के पेपर में भी आया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत निर्णय ने धारित किया कि आधार मात्र उन्हें एक विशेष पहचान ही नहीं देता बल्कि गरिमामय जीवन भी देता है? इसमें से किस केस में कहा गया था? तो ये कहा था न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी के मामले में। अभी जो हमने देखा है 2017 का बात था, ये जो मामला था ये आधार कार्ड से संबंधित मामला था, इसका राइट टू प्राइवेसी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह कहा है कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती है? इसमें से किस बात में ये बोला गया था? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ। इसमें ये 2014 का वाद है, 2014 का केस है ये। इसमें बोला था कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको 2 सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ दिए हुए आर्टिकल और एक तरफ बताना है आपको कि किस आर्टिकल में क्या है। आर्टिकल 39A इसमें दिया हुआ है निशुल्क विधिक सहायता। अगला है आर्टिकल 213, इसमें दिया गया है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जो राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है वो 213 आर्टिकल में है। उसके बाद में है अनुच्छेद 44, इसमें है समान नागरिक संहिता। जैसे 44 इक्वल लग रहा है, 44 समान नागरिक, तो ये समान नागरिक संहिता इसमें हो जाएगा। और आर्टिकल 50 ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप देखिए, इसका सही आंसर ये ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 19(2) के में वर्णित निर्बंधों को युक्तियुक्तता तय करने में सहायक होते हैं। इसका कारण यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से वरिष्ठ घोषित किए गए हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के अनुच्छेद 19(2) में वर्णित निर्बंधों की युक्तियुक्तता तय करने में सहायक होते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन ये मूल अधिकारों से वरिष्ठ घोषित किए गए हैं तो ये ठीक नहीं है। मतलब इसका
ये जो कथन है वो ठीक है, लेकिन कारण इसमें गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे फिर आपको सूचियाँ दी हुई हैं, आपको बताना है कि किस आर्टिकल में क्या आएगा। क्षमादान की शक्ति, ये जो राष्ट्रपति क्षमा कर देते हैं किसी के अपराध को लघुकरण करना या फिर किस सजा को माफ़ करना, किस आर्टिकल में आएगा, तो ये होता है आर्टिकल 72 में। और संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये आएगा आर्टिकल 53 में। प्रधानमंत्री नियुक्त करने की शक्ति, जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है किस आर्टिकल के तहत, तो ये आएगा आर्टिकल 75। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति ये आता है 76 में। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ये है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए निम्नलिखित उपबंधों का सही क्रम आपको बताना है। मतलब पहले क्या आया फिर क्या है, इस टाइप से बताना सीक्वेंस में। तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र, फिर न्यायपालिका अधिनियम, फिर निःशुल्क विधिक सहायता। ये संशोधन के द्वारा कब कब इसमें अमेंड होती रही चीज़ें, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले है निःशुल्क विधिक सहायता, उसके बाद में है शिक्षक का अधिकार, ये मूल अधिकार के रूप में, फिर उसके बाद में है नगर पालिका अधिनियम, और सबसे लास्ट में आएगा सुप्रीम कोर्ट में अपील के प्रमाण पत्र। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, सही आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसमें सही आंसर ऑप्शन ए होगा, फिर देखते हैं। सबसे पहले आएगा निःशुल्क विधिक सहायता, उसके बाद में आएगा सुप्रीम कोर्ट में अपील, फिर उसके बाद में आएगा नगर पालिका अधिनियम, और सबसे लास्ट में शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 4th नंबर पे ये आएगा शिक्षा का अधिकार वाला। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक है। उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणी किस वाद में की थी कि उच्चतम न्यायालय जो है विधि के शासन का संरक्षक है, किस वाद में कहा था, ये बोला था व्यास कुमार मोहंती बनाम जादू के बाद में। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित वादों को तैथिक क्रम में लगाइए। इसमें देखते हैं, सबसे पहला है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, फिर है एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत, और फिर है AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। अब इनकी हम डेट देखते हैं, तो ये जो मेनका गांधी का केस है ये 1978 का वाद है, और एडीएम जबलपुर बनाम शिवाकांत ये है 1976 का, और उसके बाद में AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य ये है 1952 का। ठीक है, तो अगर हम इसको सीक्वेंस में लगाएं तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा ये, फिर ये, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, मतलब 3, 2, 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत शामिल किया गया है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये किया गया है शामिल अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 75 के 3 में। इसमें मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के लिए नहीं होती है, केवल लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है पूरी मंत्रिपरिषद। अगला है, कथन और कारण दिया हुआ है, बताना है। कथन है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और कारण है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनने से पूर्व हमारे संविधान में शिक्षा से संबंधित कोई प्रावधान नहीं। तो क्या ऐसा था कि इससे पहले कोई प्रावधान नहीं था, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि प्रावधान तो था, आर्टिकल 29, 30 ये सब शिक्षा से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर जो है डी होगा, मतलब कथन सही है लेकिन इसमें कारण गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है। इसमें से कौन है जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं है। देखिए, एक केस हुआ था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का। ठीक है, इसमें बताया था कि जीने का जो अधिकार होता है उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं होता, तो इसमें ये मृत्यु का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं एविडेंस एक्ट के क्वेश्चंस। दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये किससे संबंधित था, तो ये था अन्यंत्र उपस्थित रहने के अभिभाग से संबंधित वाद था ये। नेक्स्ट है पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद, ये किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था मृत्युकालिक कथन से।
ये मृत्युकालिक कथन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के 1 में है। इसमें 7-8 पॉइंट दिए हुए हैं, मतलब सामान्य व्यापार अनुक्रम इस टाइप के हैं उसमें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि किसी भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए साक्ष्यों गवाहों की विशेष संख्या का उपबंध नहीं है। मतलब कितने साक्षी होंगे ये एविडेंस एक्ट में नहीं बताया गया है कि साक्षियों की संख्या कितनी होगी, वो कितने भी हो सकते हैं। ये बताया गया है धारा 134 में, 134 बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारा में सह अपराधी को एक सक्षम साक्षी घोषित किया गया है। सक्षम साक्षी बताया है सह अपराधी। सह अपराधी धारा 133 में डिफाइंड है एविडेंस एक्ट के। अगला प्रश्न है, अभिलेखों को साबित करने संबंधी किन विशेष उपबंधों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जोड़ा गया था। तो ये जोड़े गए थे 165A और 165B। इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 132 का परंतुक स्वयं को दोषी होने के विरुद्ध नियम का एक पहलू है। इसका कारण है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 की नीति न्याय करने के साक्ष्य को सुनिश्चित करती है। तो इसमें जो कथन है वो सही दिया हुआ है और कारण भी सही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि यदि एक व्यक्ति जो बोलने में असमर्थ होता है अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है तो हम ऐसे साक्ष्य को क्या बोलेंगे। तो देखो, जो बोलने में असमर्थ होता है ना, हम उसको मूक साक्षी बोलते हैं। सेक्शन 119 में बताया हुआ है मूक साक्षी, इसको मौखिक साक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। अगला है, सूची दी हुई है, आपको मैचिंग करना है, बताना है किस सेक्शन में क्या है। याददाश्त को पुनः ताज़ा करना, मतलब ये जो स्मृति ताज़ा करना है किस सेक्शन में है, तो ये आएगा 159 में। ठीक है, मृत्युकालिक कथन ये 32 के क्लॉज 1 में भी बताया था। सूचक प्रश्न आते हैं 141 में, और पक्षद्रोही गवाही ये आएगा 154 में। सही आंसर क्या होगा इसका, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, इसका ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही कौन नहीं है इसमें, तो दस्तावेज जिसका 30 वर्ष पुराना होना तात्पर्य है। मतलब ऐसे दस्तावेज जो कि 30 वर्ष पुराने हैं तो उनको भी एविडेंस के रूप में मंगाया जा सकेगा। ये जो है सेक्शन 90 में है। ठीक है, किसी व्यक्ति को जीवित साबित करने का भार किस पर होगा, जिसने उसको पिछले 7 वर्षों में जीवित सुना है या देखा है। ये 108 में है। ठीक है, आगे है मूक साक्षी। मूक साक्षी जो है वो 119 में है। और दहेज मृत्यु के लिए उपधारणा 113A। तो इसमें सही आंसर डी होगा। ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि दहेज मृत्यु की उपधारणा जो है वो 113B में है। 113A में आत्महत्या की उपधारणा है। ठीक है, अगर कोई विवाहित स्त्री आत्महत्या करती है तो उसके दुष्प्रेरण की उपधारणा है 113A में, लेकिन दहेज मृत्यु की उपधारणा 113B में है। तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक मामले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की संवैधानिक वैधता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के प्रावधानों के उल्लंघन में होने के कारण चुनौती दी गई थी। किस वाद में, तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, ये बम्बई राज्य बनाम काथी कालू के वाद में। धारा 27 का प्रश्न है ये कि धारा 27 पर यह अपेक्ष किया गया था कि यह धारा संविधान की अनुच्छेद 20(3) का अतिक्रमण करती है और यह एक असंवैधानिक धारा है। ठीक है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने जो है ये काशी काथू कालू इसके मामले में तर्क दिया था, इस तर्क को अस्वीकार कर दिया था और निर्णित किया कि चूंकि धारा 27 के अंतर्गत अभियुक्त को फंसाने वाली सूचना बिना किसी धमकी या दबाव के प्राप्त की जाती है तो ये अनुच्छेद 20(3) का अतिक्रमण नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस वाद से संबंधित है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पाकला नारायण स्वामी, पलविंदर कौर, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ये कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम बन ही जाते हैं। इसमें भी बने, उत्तराखंड में भी अपने दिया है तो देखा होगा, ये बना था इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य ये संस्वीकृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं निश्चयक सबूत
ये जो निश्चय साक्ष्य है इससे संबंधित है। तो एविडेंस एक्ट में टोटल 3 धाराएं हैं जो कि कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में है। ये है धारा 41, 112 और 113। ये टोटल 3 धाराएं हैं जो कंक्लूसिव प्रूफ से संबंधित है, बाकी सब में और शैल प्रिज्यूम से है। ठीक है, अगला है स्वयं से बात करने में भी संस्वीकृति हो सकती है। संस्वीकृति को किसी अन्य व्यक्ति को सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाद में ये अभिनिर्धारित किया गया था? तो ये बताया था शाहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में। ये बताया था कि जो संस्वीकृति कन्फेशन है, अगर वो खुद से भी कोई कर रहा है तो वो माना जाएगा कि वो संस्वीकृति हो गई है, ज़रूरी नहीं कि वो किसी और को बताए। ठीक है, शाहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अगला है कि का खा को इरादतन गोली मारकर हत्या करने के लिए विचारण किया जाता है तथा यह तथ्य है कि का की हत्या करने के आशय से लोगों पर गोली चलाने की आदत थी। तो यहाँ पर ये जो है कोई सुसंगत नहीं है। ठीक है, ये धारा 14 जो है उसका दृष्टांत है ये। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन है सेक्शन 14 का। यहाँ पर यह तथ्य कि लोगों पर उसकी हत्या करने का आशय से गोली चलाने के लिए का की आदत थी, तो ये कोई सुसंगत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक विद्यार्थी को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 में क्या है? 45 में है विशेषज्ञों की राय। धारा 45 के अंतर्गत एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। शीर्ष अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया था। देखिए, केस हुआ था कानपुर यूनिवर्सिटी वाला। तो कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता व अन्य, तो इसमें कानपुर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे ना, उनको भी सेक्शन 45 के तहत विशेषज्ञ माना गया था। ठीक है, याद रखना, इसको बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है रेस जेस्टे को एक अपवाद के रूप में मंजूर किया गया है। ये रेस जेस्टे का सिद्धांत है, ये किस में जो है मंजूर कर दिया गया है? तो अनुश्रुत साक्ष्य में। ये जो हियर से एविडेंस होते हैं उसके अंतर्गत। ठीक है, मतलब अनुश्रुत साक्ष्य के होते हैं जो सुने गए होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का कथन होता है जिसने घटना के बारे में किसी से सुना है या उसने खुद नहीं देखा है उस घटना को, बस सुना है। तो रेस जेस्टे का ये साक्ष्य इस संदर्भ में अनुश्रुत साक्ष्य के समान नियम के अनुश्रुत साक्ष्य अग्राह्य होते हैं। ठीक है, ये अपवाद है इसका। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे है जूरिस्प्रूडेंस से संबंधित प्रश्न है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधि शास्त्र के क्वेश्चन बनते हैं। किसी वस्तु के कब्जे वाले व्यक्तियों के पास असली मालिक को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ बेहतर हक होता है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस वाद में दृष्टांकित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्मरी बनाम डेला मायर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सेविनी द्वारा विधिक व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, काल्पनिक सिद्धांत। बी है इसका सही आंसर कि ये जो काल्पनिक सिद्धांत है यानी कि परिकल्पना सिद्धांत के समर्थकों में जेविनी आते हैं, प्रोफेसर हॉलैंड आते हैं, प्रोफेसर ग्रे आते हैं और केल्सन आते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व जो है एक विधिक कल्पना मात्र होता है जिसका उद्देश्य सामूहिक रूप से एकत्रित होकर व्यक्तियों के अस्थिर संगठन में एकता लाना होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री ने प्रथागत कानून को विधि मानने से अस्वीकार कर दिया था? ये थे ऑस्टिन। ये जो ऑस्टिन थे ये रूढ़िगत विधि को ना तो विधि मानते थे और ना ही विधि का। नेक्स्ट है 101 टेकिंग राइट्स सीरियसली, मतलब टेकिंग राइट सीरियसली, ये पुस्तक इसके लेखक कौन थे? तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, डॉर्किन। ये जो है इनके लेखक थे। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए कुछ साक्षी नैतिकता आवश्यक है। यह किसका दावा है? तो ये हर्ट इनका दावा था। अगला है किसने प्रतिपादित किया है कि आधिपत्य का आशय कब्जे का एक आवश्यक तत्व है? ये बोला था सेविनी ने। नेक्स्ट है सूची दी हुई है, आपको इनको मिलाना है, मैचिंग करनी है। थॉमस एविनास, ये जो है किस, इन्होंने क्या मतलब इनका क्या सिद्धांत था, क्या इन्होंने बताया था? तो ये बताया था इन्होंने तर्कों के आदेश के बारे में। जॉन ऑस्टिन ये थे समादेश सिद्धांत के प्रवर्तक। केल्सन ये मानक मात्र के मानक जो क्रम है उसके, और रॉल्स ये न्याय के सिद्धांत के। सही आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है
मेन के अनुसार विधि के निम्नलिखित विकास के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। रूढ़िगत विधि, शासक द्वारा देवी प्रेरणाओं से बनी विधि, संहिताकरण या फिर पुजारियों के पास विधि का ज्ञान। मतलब कौन कौन सी विधि कब आई, मतलब इसका सीक्वेंस क्या है। तो इसका सबसे पहले देखें, सबसे पहले जो है ये देवीय प्रेरणाओं से बनी विधि जो थी सबसे पहले शासकों द्वारा चलाई गई थी, सबसे पहले तो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद में रूढ़िगत विधि आई थी, फिर आता है पुजारियों के पास विधि का ज्ञान, और बाद में है संहिताकरण। तो सही आंसर क्या होगा इसमें, यानी कि 2 1 4 3 ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है। ये कथन किसका था। न्यायिक सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है, ये स्टेटमेंट था जॉन रॉल्स का। इन्होंने बताया था कि जो न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है और ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सच्चाई विचारों का प्रथम गुण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब तक विश्व में अन्याय महसूस होगा नैसर्गिक विधि की जो है खोज जारी रहेगी। यहाँ पे ये खोज है, इसकी खोज जारी रहेगी। ये स्टेटमेंट किनका था, ये था लॉर्ड लॉयड ऑफ हेम्प्स्टीड, ये इनका स्टेटमेंट था। अगला है ड्यूग्लिट ने अपना सिद्धांत श्रम के विभाजन एवं सामाजिक संश्लेषण पर आधारित है। यह सिद्धांत कहा जाता है, किस सिद्धांत को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सामाजिक सम्यकता का सिद्धांत। ठीक है, अगला है पूर्व निर्णय के सिद्धांत का क्या अर्थ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है आपको। पूर्व निर्णय के सिद्धांत का अर्थ क्या होगा कि एक पूर्व का मामला जिसे बाद के मामलों में नियम के रूप में लाया जा सके, या फिर बी एक अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दूसरे अधीनस्थ न्यायालय पर बाध्यकारी है, या फिर सी एक उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे उच्च न्यायालय पर बाध्यकारी है, या फिर सभी न्यायालयों द्वारा अनुपालनीय प्राधिकरण। सही आंसर है इसका कि पूर्व निर्णय के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि एक पूर्व का मामला जिसे बाद के मामलों के लिए नियम के रूप में लाया जा सके। ठीक है, ए है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न होगा कि विधि शास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। स्टेटमेंट किसका था, ये स्टेटमेंट था ऑप्शन डी C.K. एलन का। अगला है विधि मानवभाव से मुक्त तर्क है। देखिए जूरिस्प्रूडेंस के तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं तो आपको रटने पड़ेंगे, ये डायरेक्ट ही बनते हैं। तो कि ये स्टेटमेंट किसका था, ये स्टेटमेंट किसका था, या फिर कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि विधि मनोभाव से मुक्त तर्क है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। देखो मैंने ना अपने इस चैनल पे जूरिस्प्रूडेंस की वीडियोस भी अपलोड की हुई है, बिल्कुल बेसिक से बताया है मैंने, शुरू से बता रखा है, तो आप उनको चेक करके देख सकते हैं उन वीडियोस को। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में सामाजिक नैतिकता के ऊपर, यहाँ पर है ये सामाजिक नैतिकता के ऊपर संवैधानिक नैतिकता को वरीयता दी है। तो ये नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ इस मामले में। आगे क्वेश्चन बने हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समसामयिकी। देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तो क्वेश्चन बनेंगे, जो करंट के क्वेश्चन बनेंगे वो 2018 का पेपर है ना, तो इसलिए वो 2018 करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे। अब जब हमारा पेपर होगा 2022 का, तो अब 2022 के लीगल करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला 113 क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था। ये हुआ था 10 जनवरी 1946 को। महासभा का पहला सत्र स्टार्ट हुआ था लंदन के मेथोडिस्ट हॉल में। अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग वैधानिक कार्यों को संपादित करता है। इसमें से कौन है जो वैधानिक कार्यों को संपादित करता है, तो ये महासभा करती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य विधायी अंग महासभा ही होते हैं, परंतु महासभा विश्व संसद नहीं है और अधिकांश मामलों में यह राज्यों के लिए विधि निर्माण भी नहीं करती, यह केवल एक सिफारिशें दे सकती है। ठीक है, सिफारिश का काम करती है महासभा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद प्रावधानित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय पर आधारित है। तो ये है अनुच्छेद 92। ठीक है, आर्टिकल 92 के अंतर्गत क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। ऑब्वियसली मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये सबसे ऊपर है संयुक्त राष्ट्र का।
उसमें जुडिशरी में। और यह न्यायालय जो है उपबंध नियमों के अनुसार कार्य करता है, जो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान पर आधारित होते हैं। और इस चार्टर का ये एक अभिन्न अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों के से बाध्य हैं? ये बताया गया है अनुच्छेद 25 में। ठीक है, अनुच्छेद सॉरी ये कहाँ आ गया है? हाँ, तो ये है 170वां क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट अनुमोदित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बजट ये महासभा द्वारा ही अनुमोदित किया जाता है आर्टिकल 17 के अनुसार। ये मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया था। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों से बाध्य है? तो ये आर्टिकल 25 से। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य 3 सालों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो कितने सदस्य प्रतिवर्ष निर्वाचित किए जाते हैं? तो 1/3 मेंबर जो है ना वो प्रतिवर्ष निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसमें उल्लिखित है कि हर एक को राष्ट्रीयता का अधिकार है? किस में बोला था कि हर एक को राष्ट्रीयता का अधिकार है? ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें बताया था कि हर एक को राष्ट्रीयता का अधिकार है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का उल्लेख किया गया है किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो ये आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता। ठीक है, और आर्टिकल 38 में क्या है? न्यायालय विवादों का किस तरीके से निपटारा करेगी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार। और 35 में है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केवल संविधि के पक्षकार ही काम कर सकेंगे। और 36 में बता दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता। और 34 में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पक्षकार केवल राज्य के ही होंगे। ठीक है, इसका तो सी आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य होंगे। सुरक्षा परिषद के जो प्रत्येक सदस्य हैं वो एक प्रतिनिधि वाले होंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सॉरी फिर वैसा हो गया, ये पता नहीं क्यों PDF अपने आप से काम कर रही है इस पे। क्वेश्चन था हमारा 121। हाँ 121। देखिए इसकी डिटेल है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, और जिसमें 5 तो होते हैं स्थायी परमानेंट। 5 कौन कौन से होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ठीक है, और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं वो बदलते, देखिए इसमें लिखा हुआ है चीन, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो चीन है, रूस है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये टोटल 5 हैं जो स्थायी सदस्य होते हैं। 10 जो है वो हर 2 वर्ष के बाद में जो है चुन लिए जाते हैं बार बार। इस प्रकार अगर सुरक्षा परिषद में चुने गए सदस्य को अगर हम देखें तो राज्यों के केवल एक एक सदस्य होते हैं, मतलब एक देश से एक सदस्य होगा। यहाँ पर राज्य का मतलब एक देश है। ठीक है, अगला देखते हैं कि हम विखंडित विश्व हैं, हमें शांति बनाने, शांति वाले विश्व की आवश्यकता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये था एंटोनियो गुटेरेस का स्टेटमेंट था, ये ऑप्शन सी। एंटोनियो गुटेरेस जो है ये उसके सचिव हैं अभी इस टाइम पे। ठीक है, 2027 तक के लिए शायद इनका कार्यभार बढ़ चुका है, आप देख लीजिएगा। अभी जनवरी में इन्होंने द्वारा ओथ ली थी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के धारणीय विकास लक्ष्य कब प्रभावी हुए? ये हुए थे जनवरी 2016 से। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन की अग्रणी संस्था अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पैनल की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है इसका कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इन दोनों ने मिलकर के स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निष्पादित करता है? तो ये करता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निष्पादित करता है अनुच्छेद 94 के तहत। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने यह दायित्व स्वीकार किया है कि वे जिस वाद के पक्षकार हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अनुपालन करेंगे। इसके साथ ही चार्टर में यही प्रावधान किया गया है कि यदि कोई पक्षकार न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करता तो दूसरा पक्षकार इस मामले को सुरक्षा परिषद में उठा सकता है, और उसके बाद में सुरक्षा परिषद आवश्यक जो भी कार्रवाई हो वो करेगी, मतलब कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार क्या है?
तो ये है संप्रभु और समानता। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 और 2 में इसके उद्देश्य और सिद्धांत प्रतिपादित है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में आयोजित दीपोत्सव के समय प्रथम महिला मुख्य अतिथि कौन थी? इसका ये करंट का क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, वैसे इसका आंसर ऑप्शन ए था, किम जोंग सूक। ठीक है, आप इसको छोड़ सकते हो, वैसे आएगा तो नहीं, अब का करंट अफेयर आएगा। अगला है, 2018 में वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये 103वां स्थान था। आप आज के टाइम का भी ये करंट ध्यान रखना। अगला है, हाल ही में कौन सा 5वां भारतीय आईसीसी हॉल ऑफ फेम में प्रविष्ट हुआ? सही आंसर इसका ऑप्शन सी था, राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में शांतिपूर्ण, समृद्ध और सतत विकास की ओर अग्रसर विषय पर चौथी बिम्स्टेक समिट हुई थी, कहाँ पर? तो ये काठमांडू नेपाल में हुई थी 2018 में। अगला है, 5 नवंबर 2018 को भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में MOU पर एक साइन किए गए थे। इसका क्या उद्देश्य था? तो पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग करने को सशक्त बनाने के लिए था। अगला है, 2018 के किस भारतीय अभिनेता को बोस्टन में प्रतिष्ठित फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थे अनुपम खेर। आप इन सबको छोड़ सकते हो, मैं बस आपको करा रही हूँ ऐसे, ताकि आप ये देख लें किस टाइप के बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर 2017 में हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये वॉन में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि की 11 मार्च 2018 को मेजबानी की थी? तो ये है, भारत ने की थी। यहाँ पर 2018 का क्वेश्चन देखिए, कितने सारे करंट के क्वेश्चन है। और ये करंट के क्वेश्चन ना, मतलब ये सेम नहीं, बट जो आपका पहला पेपर होगा GS वाला, उसमें करंट के क्वेश्चन बनेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं करंट के, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। और करंट के क्वेश्चन तो बनते हैं, प्लस ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो लीगल करंट अफेयर होते हैं। ठीक है, हमारे विधि से संबंधित होते हैं। और चलिए देखते हैं अब। अगला है कि 2018 ऑस्ट्रेलियाई खुली महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो ये कैरोलिन ने जीता था। अगला है, TPA के क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हम। TPA ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, सूची दी हुई है, आपको मैचिंग करना है। पहला है कि प्रत्यासन का सिद्धांत किस सेक्शन में है? तो ये सेक्शन 92 में है। ठीक है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम, ये भी 14 में है। विबंधन द्वारा अनुदान, ये 43 में है। और संचय का सिद्धांत, ये 17 में। तो सब तो ठीक है इसमें। सही आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 2 3 4 सही है सब। आप एक बार फिर देख लीजिए। प्रत्यासन का सिद्धांत 92 में है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम 14 में है, विबंधन द्वारा अनुदान 43 में है और संचय का सिद्धांत 17 में है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्नलिखित में से किसकी मान्यता नहीं देता? ये जो पूर्व संव्यवहार के अंतर्गत नोटिस है ना, इसकी मान्यता नहीं देता है। अगला है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन अज्ञात व्यक्ति अपने फायदे के लिए अंतरण कब निहित हित अर्जित कर सकता है? तो देखो, जन्म होने पर, जब जन्म हो जाएगा ना, उसके बाद में वो अज्ञात व्यक्ति, जो अजन्मा व्यक्ति है, मतलब अपने फायदे के लिए अंतरण, इसमें निहित हित, वेस्टेड इंटरेस्ट अर्जित उसका हो जाता है जब वो जन्म ले लेता है बच्चा। हाँ, इसका सेक्शन है 20। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अचल संपत्ति नहीं है? अचल संपत्ति नहीं है इसमें से, यानी कि कौन इसमें चल संपत्ति है? तो आराधना करने का अधिकार, जो पूजा करने का अधिकार होता है ना, पंडित के बाद में जो आते रहता है, ये चल संपत्ति है, चल संपत्ति नहीं है ये। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया था कि विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है? देखो, जो पार्टीशन होता है फैमिली में, घर परिवार में जो विभाजन होता है, वो कभी भी ट्रांसफर प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो ये किस वाद में बताया था, ये बताना है आपको। तो ये वाद था VN सरीन बनाम अजीत कुमार, AIR 1986 SC। इस वाद में ये बताया था कि जो पार्टीशन है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की किस धारा के अंतर्गत समेकन का सिद्धांत समाहित है? समेकन का सिद्धांत ये अनुच्छेद सेक्शन 41 में। अब आर्टिकल मतलब संविधान और फिर इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्वेश्चन है, तो उसमें आर्टिकल चल रहा था, इसमें धारा चल रही है, तो वही कन्फ्यूज़न हो जा रहा है बार बार। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी है कि सेक्शन 61 इसमें जो है समेकन का सिद्धांत समाहित है।
अगला है कि सूची दी हुई है, आपको मैचिंग करना है। प्रीमियम जो है ये किसका किया जाता है? पट्टे का किया जाता है। ये सार्वभौमिक अदाता कौन है? तो जो दान करता है वो सार्वभौमिक अदाता होता है। मोचन किसका होता है? हमेशा मोचन हमेशा बंधक का होता है, क्रेता का विक्रय होता है। सही आंसर इसमें क्या होगा? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पहले का तीसरा और दूसरा, फिर इसके बाद में है पहला फिर चौथा। ठीक है, नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पट्टे का आवश्यक तत्व नहीं है? जो पट्टा होता है ना, उसमें पक्षकार भी होते हैं, संपत्ति भी होती है, ट्रांसफ़र भी होता है, लेकिन वो ट्रांसफ़र होता है ना, आंशिक ट्रांसफ़र होता है, पूर्ण ट्रांसफ़र नहीं होता। पूर्ण ट्रांसफ़र हो जाएगा तो फिर वो पट्टा क्यों होगा, है ना? तो सही आंसर इसका डी होगा, पट्टे में जो है पूर्ण अंतरण नहीं होता। और पट्टा है कहाँ पर? ये 105 में है, धारा 105 में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की है। ठीक है, अगला है आपको सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। पहला है कि मर्चेंट जात अभोग सबसे सूक्ष्मतम हित है जिसे कोई व्यक्ति संभवतः किसी अचल संपत्ति से प्राप्त कर सकता है। दूसरा है मर्चेंट जात अभोग सामान्यतः पक्षकारों के मध्य करार से उत्पन्न हो जाता है। तीसरा है कि जो मर्चेंट जात अभोग का अंतरण या वसीयत संभव है या कोई नहीं। सही आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा, ये सही आंसर है। अगला है 146 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अनुयोज्य दावा है? अनुयोज्य दावा कौन है? देखिए टीपीए में अगर अनुयोज्य दावा का प्रश्न ना बने, ऐसा हो नहीं सकता, बनता ही बनता है इसका तो क्वेश्चन कि क्या अनुयोज्य दावा है या फिर इसमें से क्या अनुयोज्य दावा नहीं है। किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस टॉपिक को तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये सेक्शन 3 में भी डिफाइन है, उसके बाद में फिर सेक्शन 130 से लेकर के 137 तक अनुयोज्य दावा ही डिफाइन है उसमें, मतलब उसके बताया गया है कि क्या अनुयोज्य दावा होगा, क्या क्या प्रोसेस है उसकी। ठीक है, तो सही आंसर इसमें डी है, जो मध्यवर्ती लाभ के लिए दावा होता है ना, वो अनुयोज्य दावा नहीं होता है। ठीक है, कॉपीराइट का दावा अनुयोज्य दावा नहीं है। अगला है, देखते हैं 147, लिखित संविदा अथवा स्थानीय प्रथा के अभाव में कृषि पट्टे की अवधि के मामलों में पट्टे की स्थिति क्या समझी जाएगी? तो ये जो है हमेशा वर्षानुवर्षी समझी जाती है, ऑप्शन सी, ये धारा 106 में बताया है। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत को प्रावधानित करती है? सही है इसका आंसर 73 में बताया है प्रतिभूति के सिद्धांत को। अगला है 149 क्वेश्चन, किस संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता? तो लोकपद, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उत्तराधिकार की संभावना मात्र, ये भी ट्रांसफर नहीं होती है, और पुनः प्रवेश के अधिकार का मात्र, ये भी नहीं ट्रांसफर होता। तो ये सभी जो है ये ट्रांसफर नहीं हो सकते। सही आंसर इसमें डी होगा। ये सेक्शन जो है 6 है, सेक्शन 6 में क्या बताया है कि क्या अंतरण नहीं होगा, है ना। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि चुनाव का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अध्याय के अंतर्गत आता है, मतलब किस चैप्टर में ये चुनाव का सिद्धांत आता है? इलेक्शन, थ्योरी ऑफ इलेक्शन, ये आता है चैप्टर 2, ऑप्शन बी राइट आंसर है। मैंने आपको उत्तर प्रदेश सिविल जज का 2018 का पूरा पेपर करवा दिया है, विधि वाला। उम्मीद करती हूँ अच्छे समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से किया है। कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप कोई और पेपर अपलोड कराना चाहते हैं चैनल पे वीडियो के माध्यम से, तो बता सकते हैं आप मुझे, मैं वो अपने चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, थैंक यू।